गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? चलिए, उम्मीद है ये जो चैप्टर है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और सारे कॉन्सेप्ट एक एक टाइट्रेशन का, यानी कि हम लोग 6th लेक्चर कर रहे हैं। तो यानी कि टोटल कॉन्सेप्ट पहला लेक्चर बेसिक था और बाकी के 5 टाइट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक प्रोसेस सब में सेम है, केवल उसके अंदर का एक मेन डिफरेंस होता है कि उसके अंदर एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, उसका प्रिंसिपल क्या है। बस उसके आधार पर ही ये 6 टाइप के टाइट्रेशन हमारे कोर्स में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आज देखो रिडॉक्स टाइट्रेशन है, इसको समझते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन आप सब लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में। ठीक है, रिडॉक्स टाइट्रेशन को समझने से पहले हमको समझना होगा रिडॉक्स टाइट्रेशन तो सेम ही है, प्रोसेस वही सेम है। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, व्हाट आर द रिडॉक्स रिएक्शंस, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, बस उसके बाद फटाफट चीजें हो जाएंगी, कुछ करना नहीं रहेगा। देखो हम सबको पता है जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उसमें जो दो अगर मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं तो एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है और एक इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर कोई भी दो स्पीसीज ले लेते हैं, सपोज ए प्लस बी, ये जब रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है, तो इनमें से कोई एक जो स्पीसीज होगी, यानी कि एक जो मॉलिक्यूल होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा। लेट मान लेते हैं ए बी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ए यहां पर जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लस का, और बी ने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो इसके पास चार्ज कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मॉलिक्यूल ए है, ए का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। और जो बी है हमारे पास, बी का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। ठीक है, सेम ही रिएक्शन में बाद में फिर ये देखा गया कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है वो एक ही रिएक्शन में है ना, ये एक ही रिएक्शन है, उसमें एक साथ होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो यहां से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कंबाइंड वर्ड मिला करके वर्ड बनता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये लेटेस्ट तरीका है रिडॉक्स रिएक्शन को समझने का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पुराना कॉन्सेप्ट था, वो पुराना कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात करूं, ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे मान लो हमारे पास एक ए है और ठीक है, उसको समझने के लिए हमको एक मॉलिक्यूल ए हो गया और लेट एक ले लेते हैं H2, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, अब रिएक्शन हो रही है, मान लो ए के पास ऑक्सीजन आ जाता है और H मेरे पास खाली रह जाता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन जिसके पास आ रहा है हम उसको कहते थे क्या, कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसके पास से ऑक्सीजन निकल रहा है उसको हम लोग कहते थे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, खैर ये कॉन्सेप्ट इतना मायने नहीं रखता है, लेटेस्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमको इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। ठीक है, कि कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये एक ही रिएक्शन में हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। सिंपल सी कहानी, क्लियर होगी बात। ठीक है, अब इसमें होगा क्या है, समझो बात को। इसमें एक जब टाइट्रेशन कराएंगे तो टाइट्रेशन कैसे होगा, इसी में कोई एक हमारा क्या बन जाएगा, टाइट्रेंट बन जाएगा। क्या बात, टाइट्रेंट बन जाएगा, और इसी में एक हमारा एनालाइट बन जाएगा। इसी में एक हमारा एनालाइट बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो
यही है बस बेसिक इसका प्रिंसिपल कि जहां पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो रहा है और ये रिएक्शन फॉलो हो रही है, उसको हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन कह देते हैं। क्लियर? चलिए अब समझते हैं इसको बारी बारी से। थोड़ा सा इसकी थिकनेस कम कर ली जाए। ओके, तो क्या कह रहा है, अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन को समझ रहे हैं, यहां पर इंट्रोडक्शन किसका हो रहा है कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, तब ना रिडॉक्स टाइट्रेशन समझेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन तो क्लासिकल आइडिया यानी कि ओल्ड कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैंने बताया, या तो उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व हिंदी में अगर बात करें तो। ठीक है, जो कि हमारे कौन होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो देखो ये मीथेन है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये कार्बन में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो हम कहेंगे इस कार्बन का या मीथेन का ऑक्सीडेशन हो गया है। और इस ऑक्सीजन में क्या हो गया है, हाइड्रोजन ऐड हो गया है। ठीक है, या तो ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसके जस्ट उलट अगर हम नीचे आए, अच्छा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टर्म में अगर हम बात करें, जैसे मैग्नीशियम में फ्लोरीन ऐड हो रहा है। मैग्नीशियम में कौन ऐड हो रहा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन नॉन मेटल है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होती है। तो हम इस टर्म में भी समझ सकते हैं कि ये क्या हो गया, यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया है मैग्नीशियम का। रिडक्शन इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा यहां पर, जैसे वहां पर क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था। अच्छा, पूरा सेंटेंस आगे रह गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाए। ये वाले पार्ट जुड़े या ये वाले पार्ट निकल जाएं, दोनों ही केस में उसका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यही चीज रिवर्स हो जाएगी, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर ऐड हो रहे हैं, जैसे हम देख सकते हैं मरकरी ऑक्साइड है। ठीक है, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, अलग हो गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये क्या है, इथीन है हमारे पास, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो चाहे हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, दोनों ही केस में क्या कहलाते हैं, रिडक्शन कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको, या ओल्ड कॉन्सेप्ट कहते हैं। हम लोगों ने ऑक्सीजन और इसके टर्म में बातें करना स्टार्ट करी थी। फिर आगे जाके हमने देखा कि इसको और थोड़ा सिंपल किया, कि जल्दी ही रियलाइज हुआ कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑलवेज ऑकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, पहले हम इसको अलग अलग पढ़ते थे, बाद में रिसर्च होती रही, काम हो चलता रहा, ये समझ में आया कि अरे ये दोनों रिएक्शन तो एक साथ हो रही हैं। हम देख सकते हैं, क्या देखा हमने यहाँ पर, जो मरकरी है, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें मरकरिक ऑक्साइड, तो जो ऑक्सीजन है ये क्या होगी, इसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल निकल रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये समझ में आया कि दोनों रिएक्शन एक साथ ही होती हैं, तो हमने वर्ड जोड़ दिया, एक कॉमन वर्ड कर दिया, रिडॉक्स। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कंबाइन करके रिडॉक्स एक वर्ड सामने आ गया, और वहां से रिडॉक्स रिएक्शन, और अगर टाइट्रेशन में हो रहा है तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो उम्मीद है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के टर्म में। किसके टर्म में, इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात कर लेते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने कहा था, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, रिएक्शन हुई, क्या बना, Na+, यानी कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, क्लोरीन को, और क्लोरीन ने सोडियम से ले लिए। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन यानी कि सोडियम के ऊपर क्या आया, प्लस आया, और Cl पे क्या आ गया, माइनस का चार्ज आ गया। ये सब रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ रखी है। ठीक है, तो जिसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है या प्लस का चार्ज बढ़ता है, ठीक है, हम कह रहे हैं उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्लोरीन जिसके ऊपर माइनस का चार्ज बढ़ रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी कहानी। इसको हम ऊपर वाले की भाषा के टर्म में समझें तो ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव में इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ गया, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव में इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ गया, इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के टर्म में काफी आसान हो जाता है।
यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये अगेन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, वो तमाम एग्जांपल दे दिए इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन के टर्म में। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, इलेक्ट्रॉन देता है वो, तो ध्यान रखना जब भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे ऐसा हो सकता है कि Al+, फिर ये Al2+, Al3+, तो लगातार इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है, तो पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी और नेगेटिविटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्लियर? तो यहां पर ध्यान देने वाली बात केवल ये है, और वो इसलिए ध्यान देनी है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसा तो ये 4 टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। पहला ऑक्सीडेशन, याद आपको क्लियर हो गया अच्छे से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज यानी कि मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है उसके अंदर से तो उसको ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहा जाएगा। रिडक्शन, जिसको हिंदी में अपचयन भी कहा जाता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन का गेन कर रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि उसका रिडक्शन हो गया। अब बात को बहुत समझना, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, बच्चा यहां कंफ्यूज होता है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जरा ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से, बोर्ड पे आ जाओ एकदम से। देखो क्लोरीन क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, लिख देता हूं मैं, क्लोरीन क्या हो गया है, रिड्यूस हो चुका है। अगर मैं बात पूछूं कि क्लोरीन को रिड्यूस किसने किया, तो हम कहेंगे सोडियम ने किया, ठीक है। तो क्लोरीन को, बात समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से, यहां वर्ड कंफ्यूजिंग हो जाती है। मैं कह रहा हूं क्लोरीन को रिड्यूस किसने किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया ना, तो किससे गेन किया है, कौन आ गया इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए, सोडियम आ गया। तो अब समझो क्लोरीन को रिड्यूस करवाया है ना, तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा उसने ऐसा काम किया, किसके थ्रू किया, कौन एजेंट है। तो इसको रिड्यूस कराने वाला क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि एक ऐसा एजेंट जो रिड्यूस कराता है। इसको रिड्यूस कराने वाला रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सोडियम। ध्यान देना, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब वो रिड्यूस करवा रहा है, मतलब सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग एजेंट को खुद क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, यानी कि उसका हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहां बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि रिड्यूसिंग भी आ रहा है, ऑक्सीडेशन भी आ रहा है। देखो जब एजेंट है ना, तो ध्यान रखना इस चीज से, कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि रिड्यूस कराने का काम कर रहा है, किसी को इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, तो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या कर रहा है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहां पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, क्लोरीन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसको खींच रहा है इससे, ताकि ये क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, क्लोरीन हो गया। और ये खुद क्या हो रहा है, खुद ये रिड्यूस हो रहा है, या हम कह सकते हैं क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। ये टर्म्स बड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं बच्चों के लिए, तो ध्यान से इसको करना है, समझना है, ठीक है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं तो क्या, क्योंकि यहां पे जब एमसीक्यू आएगा ना तभी बच्चा थोड़ा सा फंस जाता है। ठीक है, बाद बाकी अगर डायरेक्ट एक 5 नंबर का सवाल है हमें एक्सप्लेन करना, फिर तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो हिंदी में समझ लो ऑक्सीकारक कहते हैं इसे, अपचायक कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो खुद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये 4 टर्म्स कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ऑक्सीडेशन पूछते हैं बच्चा कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम ही करके आ जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी बच्चा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख करके आ जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे आपका एमसीक्यू जब आएगा तब गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी।
क्लियर? ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो ये बेसिक हमारा क्लियर होता है। अब फटाफट चीजें हो जाएंगी। रिडॉक्स टाइट्रेशन अब सिंपल है। क्या होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन? रिडॉक्स टाइट्रेशन एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है एक टाइप की, जिसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती है टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच में। खत्म हो गया। रिडॉक्स टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन विच रिएक्शन बिटवीन एनालाइट एंड टाइट्रेंट, एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच में जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। खत्म एक लाइन की डेफिनेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो उसके बाद रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रटंत विद्या पे वैसे भी मैं बिलीव नहीं करता, हमेशा कहता हूं है ना, क्या नहीं करना है, लकीर का फकीर नहीं बनना है। तो लकीर का फकीर नहीं बनना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना। ठीक है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 11-12 के ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। आगे आते हैं। फिर इसमें डेफिनेशन में आप थोड़ा सा लिख दोगे भाई, क्योंकि रिडॉक्स टाइट्रेशन बता रहे हो तो कि हो क्या रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या? ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या है? जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक दूसरा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एजेंट के टर्म में बात करेंगे तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, टाइट्रेंट या एनालाइट दोनों में से कोई एक, और एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर? प्रिंसिपल सेम चीज आ जाएंगी। प्रिंसिपल क्या है रिडॉक्स टाइट्रेशन का? बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यही इसका प्रिंसिपल है कि जो सब्सटेंस टाइट्रेट हो रहे हैं, जिसको हमें एस्टिमेट करना है, उनके बीच में और जो टाइट्रेंट है उसके बीच में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। और रिएक्शन के दौरान क्या होगा? आप मेंशन करोगे रिड्यूसिंग एजेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन इलेक्ट्रॉन यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसका क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय वन सब्सटेंस आर इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन गेन बाय द अदर। एक सब्सटेंस जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा दूसरा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बराबर होता है, कम ज्यादा नहीं होगा। और जो एंड पॉइंट होता है डिटेक्टेड यूजिंग ए सुटेबल इंडिकेटर और सम टाइट्रेशन बाय द कलर ऑफ टाइट्रेंट इटसेल्फ। यहां पर एक ये बड़ी अच्छी चीज आने वाली है। यहां पर जो इंडिकेटर होता है, मतलब एंड पॉइंट होता है, वहां पर जो इंडिकेटर, कई बार हमें बाहर से इंडिकेटर डालना पड़ता है, जैसे अब तक यूज करते आ रहे थे। कई बार यहां पे हम देखेंगे जो टाइट्रेंट है, टाइट्रेंट जिसे टाइट्रेट करवा रहे हैं, वो खुद ही इंडिकेटर का काम करेगा। रिडॉक्स टाइट्रेशन में हमें सेल्फ इंडिकेटर वाला कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब ये बातें कुछ ऐसी हैं जो आप खुद भी लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यहां पर अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन खुद से लिख सकते हो। ठीक है, प्रिंसिपल समझ में आ ही गया है, क्या लिखना है उसके अंदर, रिडॉक्स रिएक्शन को ही मेंशन करना है। अब आगे आते हैं। अब यहां बात कर लेते हैं इंडिकेटर की। देखो प्रोसीजर तो सेम ही है, टाइट्रेंट गिरेगा, एनालाइट से रिएक्ट करेगा, इंडिकेटर होगा, एंड पॉइंट पे कलर चेंज आ जाता है। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि यहां पे जो इंडिकेटर्स हैं उसकी दो कैटेगरी हैं। एक सेल्फ इंडिकेटिंग सब्सटेंस, जहां पर टाइट्रेंट खुद ही क्या कर रहा है, सेल्फ इंडिकेट, अपने आप को इंडिकेट करवा देता है। ठीक है, एंड एक्सटर्नल रिडॉक्स इंडिकेटर, और एक हम इस्तेमाल करते हैं बाहर से, जैसे एज यूजुअल करते आते हैं। तो सेल्फ इंडिकेटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है सम टाइट्रेंट एक्ट एज देयर ओन इंडिकेटर, कुछ टाइट्रेंट खुद ही इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, बिकॉज दे चेंज कलर ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। दीज सेल्फ इंडिकेटिंग सब्सटेंस डू नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल एक्सटर्नल इंडिकेटर। और ऐसे टाइट्रेंट जब हम यूज करते हैं टाइट्रेशन के लिए तो हमें बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए एग्जांपल समझते हैं। इन परमैग्नोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी कि जिनके अंदर हम लोग KMnO4 को यूज करते हैं उसको हम लोग परमैग्नोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज बोथ टाइट्रेंट एंड इंडिकेटर। ये आपका MCQ है, ये हमारा टाइट्रेंट भी है और इंडिकेटर की तरह भी काम करता है। कैसे आओ देखते हैं। KMnO4 क्या है, पर्पल कलर का होता है। KMnO4 को पानी में डाल दो, कैसा बनता है, पर्पल कलर का आता है। ठीक है, एंड एज इट इज रिड्यूस्ड इज टर्न कलरलेस। जैसे ही ये रिड्यूस होता है, ठीक है, कलरलेस, जो इसकी Mn2 पॉजिटिव फॉर्म है। अभी देखो मैं यहां पर आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं ऑक्सीडेशन नंबर का। किसका? ऑक्सीडेशन नंबर का। KMnO4
शायद आप लोगों को याद हो, प्रोसेस नहीं पता कैसे निकालते कोई बात नहीं। हमें इसका जैसे यहाँ पर जो मैग्नीज है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2 है ना, और मैं कह रहा हूं एज इट इज रिड्यूस, यानी कि जैसे ही ये रिड्यूस हुआ तो देख तो ले क्या वाकई में रिड्यूस हुआ ये। तो इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था, हमने KMnO4 ये लिया था टाइट्रेंट एज ए टाइट्रेंट, ठीक है। टाइट्रेंट जब हम इसको डालते हैं एनालाइट के साथ, एनालाइट से रिएक्ट करता है ये। फिलहाल यहां देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। तो K की जो वैल्यू होती है +1 होती है ऑक्सीडेशन नंबर, याद हो तो इसका नहीं पता X, इसका -2 होती है। तो +1, ये तरीका भूल गए तो कोई बात नहीं है, सिर्फ एक चीज समझा रहा हूं मैं आपको। +1 + X प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल हैं, सॉरी 4 मॉलिक्यूल है, और इसका ऑक्सीजन नंबर कितना है -2 = 0, क्योंकि मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नहीं है। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 - 1 दैट्स इक्वल टू +7 आ गई। तो हम देख सकते हैं कि KMnO4 जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, यहां पर जो Mn का नंबर ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना है +7। +7 से कहां जा रहा है ये +2 Mn 2+। अगर कोई आयन होता है तो उसका जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यानी कि +7 यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत कम थे, अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो क्या हो गया ये रिड्यूस हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ लो, परमैंगनेट के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं कई सारे स्टेट्स में, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, अदरवाइज दिक्कत आती है बच्चों को। तो ये रिड्यूस हो गया, क्या हो गया रिड्यूस। अच्छा, रिड्यूस ये कब हुआ, ये रिड्यूस तब हुआ जब KMnO4 क्या था एज ए टाइट्रेंट था, और ये टाइट्रेंट जाता है मेरा कहां पर एनालाइट के अंदर, यहां पहुंचा, एनालाइट से रिएक्ट करता है और ये Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब सुनो, जब ये टाइट्रेंट था, यानी कि जब ये मेरे पास ब्यूरिट में था, ठीक है, तो ये कैसा है पर्पल कलर का है। अभी मेरे पास यहां पर्पल है एज ए टाइट्रेंट, लेकिन जैसे ही ये एनालाइट के साथ रिएक्ट करता है और रिड्यूस हो जाता है, ये हो जाता है कलरलेस, ठीक है। अब इसकी कहानी में समझा देता हूं। जैसे ही यहां पे मेरा पूरा एनालाइट खत्म हो जाएगा रिएक्ट कर करके, तो जैसे ही ऊपर से एक एक्स्ट्रा बूंद गिरेगी KMnO4 की, तो मेरा ये सॉल्यूशन कैसा दिखाई पड़ेगा, वापस से लाइट पिंकिश, पर्पल है तो बहुत, जैसे एक एक्स्ट्रा बूंद गिरेगी पिंक कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कलरलेस से पिंक कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पिंक कलर आना स्टार्ट होगा वैसे ही हमको एंड पॉइंट का अंदाजा लगेगा, ठीक है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब पढ़ लेते हैं इसको। इट इज रिड्यूस, इट टर्न्स कलरलेस। जैसे ही रिड्यूस होता है, मैंने बताया अभी, कलरलेस हो जाता है इन एसिडिक मीडिया। इसको यहाँ पे जो एनालाइट होता है, या थोड़ा सा हम लोग इसको एसिडिक बना के रखते हैं क्योंकि वहां पर इसका रिएक्शन बहुत अच्छे से होता है। ओके, फिर क्या कह रहा है, एंड पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द फेंट पिंक कलर परसिस्ट। एंड पॉइंट कब आएगा, जैसे ही सारा एनालाइट खत्म, अब एनालाइट खत्म हो गया है तो इसको रिड्यूस करने वाला कोई नहीं बचा, तो एक्स्ट्रा जैसे KMnO4 गिरेगा इस फॉर्म में, तो ये कैसा है पर्पल कलर का है। वो पर्पल है तो डाइल्यूट होकर फैलता है, हल्का सा पिंकिश दिखाई पड़ता है फिर हमको, ठीक है। ओके, इंडिकेटिंग एक्सेस ऑफ KMnO4। जैसे पिंक कलर आता है हमको समझ में आता है कि अब यहाँ पर KMnO4 एक्सेस में आ गया, सारा एनालाइट हमारा खत्म हो गया है। जो भी इसका वैल्यू होती है यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करके आगे अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिंपल कहानी, क्लियर। टाइट्रेशन में यही चल रहा है अपना। ओके, एग्जांपल क्या है, हम लोग आयरन आयंस हैं या, ठीक है, टाइट्रेशन ऑफ आयरन आयन। आयरन आयन का हम लोग क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। ये इसका एग्जांपल आ जाएगा, आयरन को हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंडिकेटर में सेल्फ इंडिकेटिंग टाइट्रेंट में KMnO4, और KMnO4 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। अब उसके बाद अपने नॉर्मल हैं जो बाहर से डालते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं, जैसे कि अपना डाइफिनाइलामीन है, डाइफिनाइल सल्फोनेट है, एन फिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड है, ठीक है। उसकी मैंने यहाँ पर पूरे इंडिकेटर्स की एक लिस्ट बना दी है।
स्टार्टिंग में ये सारे हैं और लास्ट में KNO4 जो सेल्फ इंडिकेटर है उसका भी मैंने जिक्र कर दिया है। कलरलेस से पेल पिंक कलर में आता है, तो ये आप चाहो तो याद कर सकते हो। KNO4 का पक्का याद कर लेना, ठीक है, क्लियर है? ओके, अब इंडिकेटर की डेफिनेशन यहां पे नहीं दी, इंडिकेटर की डेफिनेशन आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या होती है। नाउ टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, अब सॉरी रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन की जो टाइप्स की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे कि यहां पर हमने परमैंगनेट का यूज कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का, तो परमैंगनेट टाइट्रेशन बोल दिया या परमैग्नोमेट्रिक टाइट्रेशन बोल दिया। इसी तरह यहां पर क्या है, अलग अलग टाइट्रेंट का यूज होता रहता है और उसी के आधार पर यहां पर हम लोग क्या है उसकी अलग अलग कैटेगरीज बना देते हैं। तो फिलहाल जो अभी तक का अलग अलग स्टेट्स में जो टाइट्रेंट्स की वैरायटी पूछी गई है उसमें एक परमैग्नेट का पूछा गया है, ठीक है, आयोडोमेट्रिक पूछा गया है, आयोडोमेट्रिक पूछा गया है। इन तीनों को ही हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे और ये तीनों आपको पता होने चाहिए क्योंकि कई स्टेट्स में इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है परमैग्नोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर। ये तो एक तरीके से हमने डिस्कस ही कर लिया अभी ऊपर, ठीक है, ये दो अभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी बहुत सारे टाइप के होते हैं, डाइक्रोमेट टाइट्रेशन है, ठीक है, इसमें हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज कर रहे हैं जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अच्छा हाँ, ये चीज देख लेना, परमैग्नोमेट्रिक टाइट्रेशन है, एनालाइट हमारा कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है ना। Mn7 से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। Mn+7 से कहां चला जाता है ये, Mn+2 में, अभी पीछे हमने देखा था, तो खुद रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं अपना आगे। परमैग्नेट टाइट्रेशन या परमैग्नोमेट्री भी कहा जाता है। ये वर्ड्स पक्का ध्यान रखना, कई बार इन्हीं वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये कुछ नया आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार ऐसा भी आता है कि सेल्फ इंडिकेटर के तौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किस टाइप का टाइट्रेशन है, तो ध्यान रखना वो रिडॉक्स टाइट्रेशन है। ओके, चलिए डेफिनेशन आप लिख ही दोगे आप, परमैग्नेट में क्या है, ये क्या है हमारे पास, डायरेक्ट लिख देना कि ये एक टाइप का रिडॉक्स टाइट्रेशन है जहां पे हम पोटेशियम परमैंगनेट को एज ए टाइट्रेंट यूज करते हैं। एक बना के लिख सकते हो। फिलहाल मैंने क्या लिखा हुआ है, परमैंगनेट टाइट्रेशन आल्सो नोन एज पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन, इसको पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन भी कहते हैं। इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, ये एक रिडॉक्स टाइट्रेशन टाइप है जहां पर पोटेशियम परमैंगनेट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है, यानी कि टाइट्रेंट की तरह, जब टाइट्रेंट की तरह यूज होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पोटेशियम परमैंगनेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट्स डीप पर्पल कलर, जो इसका पर्पल कलर है वो एक्ट करता है सेल्फ इंडिकेटर इन मैनी टाइट्रेशन, सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करेगा कैसे टाइट्रेशन में, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर एन एडिशनल इंडिकेटर। खत्म, यही जो ऊपर समझा उसी से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। प्रिंसिपल क्या है इसका, अगर हम एज ए टाइट्रेंट देखें, ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडिया इट अंडरगो रिडक्शन, तीनों ही केसेस में ये इसका रिडक्शन होता है टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं, कलर अलग अलग आते हैं, जैसे कि एसिडिक मीडियम में MnO4 जो था यहाँ पर, ये +7, ये होता है Mn2+, जो कि कलरलेस और पेल पिंक होता है। अभी हमने देखा था ये कलरलेस होता है जब एनालाइट से रिएक्ट करता है। न्यूट्रल और वीक की अगर हम बात करें तो जो MnO4- है वो MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये अगेन +7 है और ये क्या है, MnO2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ गया +4 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी वजह से कलर चेंज है, ब्राउन प्रेसिपिटेट आते हैं। बात समझ में आ रहा है। बेसिक मीडियम, इसलिए हम ज़्यादातर इसको एसिडिक मीडियम में ही यूज़ करते हैं, अच्छा कलर हमको समझ में आता है। यहाँ पर ये ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। ओके, सेल्फ इंडिकेटिंग प्रॉपर्टी है जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया। पोटेशियम परमैंगनेट इंटेंसली पर्पल इन कलर, बहुत डार्क होता है पर्पल कलर में ये, जब ये रिड्यूस होता है तो ये कलरलेस हो जाता है, बिकम कलरलेस, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म और फॉर्म्स अ ब्राउन प्रेसिपिटेट इन न्यूट्रल और बेसिक मीडियम। ब्राउन प्रेसिपिटेट बना लेता है न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में, ठीक है, सेल्फ इंडिकेटिंग है। दिस कलर चेंज सर्व एज द एंड पॉइंट इंडिकेटर, ये जो कलर चेंज होता है, कलरलेस से कलर आ जाता है जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें बाहर से कोई भी इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो लाइनें यहाँ मैंने लिखी हुई हैं, वो आपको सिर्फ समझनी है, दिमाग में एब्जॉर्ब कर लेनी है, फिर आपको जो कॉन्सेप्ट जैसे आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सेल्फ इंडिकेटर है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि
पोटेशियम परमैंगनेट एक डीप पर्पल कलर का हमारा टाइट्रेंट होता है, ठीक है, और रिड्यूस फॉर्म में ये कलरलेस हो जाता है। और जब एंड पॉइंट आता है, जब एनालाइट हमारा खत्म होता है, व्हेन एनालाइट बिकम्स कंप्लीटली रिएक्टेड, तो एक्स्ट्रा एडिशनल ड्रॉप ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट मेक्स द सॉल्यूशन पिंकिश, लाइट पिंक कलर। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो ये आप खुद भी बना करके लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लो कि अच्छा ऐसा ऐसे 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 हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, वो चीज क्लियर हो जाएगी। फिर हमको रटने की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर वही है, आप KMnO4 सॉल्यूशन तैयार करोगे, ठीक है, फिर सैंपल प्रिपरेशन जो भी आपका एनालाइट है उसको रेडी करोगे, थोड़ा सा हम उसको एसिडिक या न्यूट्रल रखेंगे या बेसिक कर लेंगे, डिपेंड करेगा हम कैसे यूज करना चाह रहे हैं। फिर हम उसका टाइट्रेशन करवा देंगे। फिर हमारा क्या आता है, एंड पॉइंट आता है, ये हमारा एंड पॉइंट डिटेक्शन है। जब एंड पॉइंट आएगा हल्का सा पिंक कलर परसिस्ट लगातार रह जाता है। शुरुआत में जैसे ड्रॉप गिरेगी आप हिला दोगे, ड्रॉप गिरते ही ड्रॉप के एरिया के आसपास हल्का पिंक होगा, जैसे ही हिला दोगे पिंक गायब हो जाएगा। फिर एक ड्रॉप गिराओगे फिर पिंक गायब हो जाएगा। फिर जैसे ही एक 8-10 पिंक गिराते रहोगे ड्रॉप, तो एक जैसी आखिरी बार में ड्रॉप गिरेगा और हिलाओगे वो पिंक ही रह जाता है। तो जैसे ही पहली बार पिंक आता है उसके बाद हमें ड्रॉप एक एक ड्रॉप करके गिराना होता है और लगातार उसको सैंपल को हिलाना होता है, ठीक है। तो वो हमको एंड पॉइंट दे देता है। क्लियर है। अब पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है जो कि कई स्टेट्स में क्वेश्चन आ रहा है बार बार, ये कि हम पोटेशियम परमैंगनेट क्यों इस्तेमाल करते हैं, और सॉरी व्हाई एंड हाउ KMnO4 इज स्टैंडर्डाइज। KMnO4 को स्टैंडर्डाइज क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। भाई देखो KMnO4 हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट या शायद सेकंड था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या, प्राइमरी टाइट्रेंट एंड सेकेंडरी टाइट्रेंट। याद आ गया? क्या बात। प्राइमरी टाइट्रेंट और सेकेंडरी टाइट्रेंट। सेकेंडरी जो टाइट्रेंट्स होते थे उनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता था क्योंकि वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं। मतलब प्योर मिल जाते हैं लेकिन रखे रहते हैं तो हवा से, पानी से, मॉइस्चर से या लाइट से वो क्या करते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं, तो उनकी प्योरिटी अफेक्ट करती है, ठीक है। तो वाई का आंसर तो ये रहा। सिंस पोटेशियम परमैंगनेट इज नॉट अवेलेबल इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में अवेलेबल क्यों नहीं हो पाता है, इट डिकम्पोज ऑन स्टैंडिंग, स्टैंड मतलब बना के रख दिया अगर हमने या रखा हुआ है तो वो डिकम्पोज होता है ऑन स्टैंडिंग और इन कॉन्टेक्ट विद लाइट एंड इम्प्योरिटी। उसके अंदर इम्प्योरिटी हो सकती है और लाइट के कॉन्टेक्ट में आता है तो क्या होता है, वो रिएक्ट करता है, डिकम्पोज करता है। इट मस्ट बी स्टैंडर्डाइज बिफोर यूज इन टाइट्रेशन। इसको पक्के से स्टैंडर्डाइज करना ही है, ठीक है। अब सिंपल सी कहानी है, जैसे कि हम इसको अगर जब स्टैंडर्डाइज करेंगे, मान लो हमारे को पता है कि मेरे पास जो मैंने सैंपल लिया, मान लो मैंने कुछ सैंपल ले लिया, कुछ ग्राम, x ग्राम ऑफ KMnO4 ले लिया और उसको मैंने एक सैंपल तैयार किया अपना, ठीक है। x ग्राम के हिसाब से अगर मैं इस KMnO4 की क्या निकालूंगा, कंसंट्रेशन निकाल रहा हूं, सपोज इसका आता है y मोल पर लीटर आता है। जब मैं इसको स्टैंडर्डाइज करूंगा ना तब मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में ये y मोल तो रहा ही नहीं। अब मतलब जिस हिसाब से रखा हुआ था मेरे पास उसके हिसाब से इसका y मोल निकल रहा था, लेकिन जब स्टैंडर्डाइज करता हूं तब उसकी एक्चुअल उस समय की जो कंसंट्रेशन है वो समझ में आती है, ठीक है। तो रखे रखे ये कुछ खराब हो गया, उदाहरण के लिए अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो लेट मान के चलते हैं कि हमने इसको कैसे समझेंगे, शुरुआत में मान लेते हैं हम इसको प्योर मान के चल रहे हैं। प्योर के हिसाब से जैसे कि मान लो 10 ग्राम है तो 10 ग्राम के अंदर 10 ग्राम ही KMnO4 होना चाहिए, ऐसे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। लेकिन क्योंकि समय के साथ ये कुछ ब्रेक कर गया, ये कुछ टूट गया, दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो गया, तो होता क्या है, अब इस 10 ग्राम में पता चला 8.75 ग्राम तो KMnO4 है, ठीक है। बाकी जो 1.25 था वो एज ए इम्प्योरिटी में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर मैं 10 ग्राम के हिसाब से इसकी मोलारिटी निकाल दूंगा तो गलत हो जाएगा। वो बात समझ में आई? तो अब 10 ग्राम में कितने ग्राम एक्चुअल KMnO4 है वो चीज हमें पता करनी है, ठीक है। चाहे 10 की जगह 100 ग्राम कर लो कि 100 ग्राम में 100 ग्राम होना चाहिए, लेकिन अब वो क्या है, इम्प्योर हो गया है। तो 100 ग्राम में प्योर कितना बचा है, मतलब कितना अमाउंट एक्चुअल है, वही हम पता लगाते हैं स्टैंडर्डाइज करके। और पूरा वही टाइट्रेशन रहता है
तो यहाँ पर जो होता है क्या, हम इसको वही टाइट्रेटिंग करते हैं KNO4 को किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ, और जो प्राइमरी स्टैंडर्डाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा सोडियम ऑक्सलेट या ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, साथ साथ में सोडियम ऑक्सलेट है, ऑक्जेलिक एसिड है, और कई बार आयरन सल्फेट का भी इस्तेमाल होता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ऑक्जेलिक एसिड और सोडियम ऑक्सलेट के ऊपर कि पोटेशियम परमैंगनेट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कौन सा प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, तो Na2C2O4 और ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, बाकी प्रोसेस वही सेम रहेगी। अब हमारे पास क्या होगा, जो ये KNO4 है ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से एनालाइट हो जाएगा, हमें इसे जांचना है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, टाइट्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, और हम पूरी प्रोसेस अपनी सेम कर लेंगे जैसे कि करते हैं। शायद यहाँ पर मैंने प्रोसेस भी लिखी हुई है। ओके, कौन कौन से रिएजेंट चाहिए हमको, पोटेशियम परमैंगनेट चाहिए, प्राइमरी स्टैंडर्ड चाहिए, सोडियम ऑक्सलेट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, हमने बताया था क्योंकि उसको मीडियम थोड़ा एसिडिक चाहिए होता है रिड्यूस होने के लिए, और डिस्टिल वाटर चाहिए। रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन वही है क्रोमेट के साथ रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो ये रिएक्शन याद करनी चाहो तो कर लो, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो क्रोमेट के साथ रिएक्शन करेगा अपनी, और रिएक्शन का यहाँ पर्पज ये है कि अगर कैलकुलेशन वाला अगर आप कोई एग्जांपल देते हो तो हमको ये ध्यान रखना है कि 2 मोल MnO4 के 5 मोल C2O4 2- से रिएक्ट कर रहा है। ये चीज का ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल के बराबर नहीं होता, मतलब 1 मोल ही 1 मोल से रिएक्ट करेगा ऐसा नहीं है। इसके 2 मोल 5 मोल खा जाता है इसके। ठीक है, बस ये चीज यहाँ पे समझाने के लिए रिएक्शन दे रखी है। तो MnO4 ये रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सिलेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री शोज दैट, ये जो स्टोइचियोमेट्री लिखी है हमने यहाँ पर, ये बताता है कि 2 मोल KNO4 रिएक्ट करता है 5 मोल ऑफ सोडियम ऑक्सलेट। ये वाला पार्ट अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे पूरा डिटेल में जाकर के सोचना चाहेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, क्यों हम लोग यहाँ पे 2 और 5 का इस्तेमाल हो गया अगर कैलकुलेशन कोई सॉल्व करते हैं, तो वो चीज उनको पता होनी चाहिए, वरना ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो। सिंपल आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, कौन कौन से रिएजेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, और आप यहाँ पे आगे प्रोसेस लिख देंगे। ठीक है, आप सोल्यूशन बनाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट का, सोडियम ऑक्सलेट का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे, एसिडिफाई करेंगे सोडियम ऑक्सलेट को। ठीक है, हम लोग यहाँ पे उल्टा लेके चलते हैं, परमैंगनेट को ब्यूरेट में डालते हैं और इसको फ्लास्क में डालते हैं, और फ्लास्क में डाल के इसको हल्का सा एसिडिफाई कर लेते हैं ताकि मैग्नीज जो है अच्छे से रिड्यूस हो। उसको थोड़ा सा हीट भी कर लेते हैं, जो नीचे फ्लास्क में हमारा सैंपल होता है ना। क्यों, क्योंकि जो रिएक्शन होती है ना ऑक्सलेट और परमैंगनेट के बीच में, ऊपर से हमारा क्या परमैंगनेट गिर रहा है, ऑक्सलेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो रूम टेम्परेचर पे उतना फास्ट और अच्छा रिएक्शन नहीं होता है, तो हम थोड़ा सा हीट कर लेते हैं। हीट से रिएक्शन बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, फिर हम उसे टाइट्रेट कर देंगे पोटेशियम परमैंगनेट में। क्या करेंगे, फिल द ब्यूरेट विद प्रिपेयर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, ब्यूरेट भरेंगे पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से। अब पोटेशियम परमैंगनेट देखो मैं पहले बता चुका हूं, यहाँ पर हमने इसको भर लिया है और हमें इसका क्या पता है, मोलैरिटी पता है, बट एक्चुअल में ये मोलैरिटी इसकी क्या है, गलत है, क्योंकि ये प्योर नहीं रहा है। नीचे जो एनालाइट है ये प्योर फॉर्म में हमें पता है, हमें इसकी मोलैरिटी इस बार एग्जैक्ट पता है। ठीक है, और कितना वॉल्यूम लिया है ये भी पता है। इसकी मोलैरिटी से हमने बनाया तो है, लेकिन कैलकुलेट करना है कि वाकई में उतनी है या नहीं है। ये कितना वॉल्यूम तक जाएगा वो वॉल्यूम हमें यहां पता होता है। ये M2 यहां से कैलकुलेट करके हम निकाल लेते हैं, प्रोसेस सेम रहती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना कि हम लोग जिसको निकाल रहे हैं, क्योंकि इस बार हमको पोटेशियम परमैंगनेट है उसका मोलैरिटी निकालनी है, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको तो यहां होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एनालाइट यही रहेगा, एनालाइट को हम यहां पे भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर वही बात बता रहा है कि शुरुआत में जो पर्पल कलर होगा वो डिसअपियर होगा, जैसे ऊपर से गिरेगा यहाँ डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, एज द एंड पॉइंट इज अप्रोच, जैसे से एंड पॉइंट आएगा हल्का सा लाइट पिंक कलर आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो रह जाता है। एंड पॉइंट जब पहुंचेगा तो हल्का सा फेंट कलर जो पिंक का है वो लगातार रह जाएगा फॉर एटलीस्ट 30 सेकंड। 30 सेकंड तक कलर वो है रहता है, फिर वो धीरे से चला भी जाता है, उसके अलग रीजन होते हैं, इंडिकेटिंग दैट ऑल द ऑक्सीलेट हैज बीन ऑक्सीडाइज। खत्म कहानी, जो वॉल्यूम यहाँ पर आई उसे रिकॉर्ड कर लेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे, अपना लगा देंगे M1 V2। क्लियर हो गया। इसका कोई अच्छा एग्जाम्पल होगा कैलकुलेशन वाला तो मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, नहीं तो आप सिंपल इतना ही लिख के आइएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक बार आ चुका है किसी स्टेट में कि हाउ विल यू स्टैंडर्डाइज द पोटेशियम परमैंगनेट,
एक्सप्लेन, शायद 3 या 5 मार्क्स में आया हुआ है। तो आपको बस यही सब चीजें लिख के आनी है कि भाई जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो हमारा सेकेंडरी रिएजेंट होता है, इसीलिए उसको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत पड़ती है। किससे करेंगे हम लोग उसको स्टैंडर्डाइज? स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम लोग सोडियम ऑक्सलेट, ऑक्सैलिक एसिड किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रिएजेंट क्या क्या चाहिए होंगे ये लिखना है, नहीं लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एटलीस्ट आपको प्रोसीजर लिख करके फिर आना है। प्रोसीजर ये रहेगा, हम इसको रेडी करेंगे, इसको रेडी करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को ऊपर ब्यूरेट में भरेंगे, वो लिख करके सीधे से फिर अपनी पूरे स्टेप लिख दिए, ये होगी अपनी कैलकुलेशन। यानी कि हमारे पास क्या निकल आया, उसकी एग्जैक्ट मोलैरिटी कितनी है प्रेजेंट टाइम पे, मोल पर लीटर, मतलब जो कंसंट्रेशन है कितना है, वो हमको यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट रिडॉक्स रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। चलें आगे। कुछ स्टेट्स में आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन की डेफिनेशन पूछी जा रही है, कुछ स्टेट्स में 3 नंबर में क्वेश्चन भी आ गया है। तो समझो बात को, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन थोड़ा सा हम समझते हैं इसको कि ये सीन क्या है इसका। ठीक है, फिर तो जो लिखा हुआ है वो देख लेंगे उसको। इसमें ये इनडायरेक्ट टाइट्रेशन होता है, कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन कैसे है और इसे आयोडोमेट्रिक क्यों कह रहे हैं? देखो, हमारे पास एक होता है दिस, यहां पे हमारे पास कौन मौजूद है? एनालाइट मौजूद है। अब जो एनालाइट होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सॉरी उसको वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, नॉट रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझते जाना बात को। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। हमको इस एनालाइट को चेक करना है कि ये कितना है। अब इसको चेक करने का इनडायरेक्ट तरीका क्या है? हम लोगों ने यहां पर क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, उम्मीद है इमेजिनेशन अब आप अच्छी कर पाते होंगे। ये एनालाइट है जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसको हम डायरेक्ट टाइट्रेट करके पता नहीं लगा सकते हैं, तो हमने क्या किया, हमने यहां पर पोटेशियम आयोडाइड ले लिया। और कैसे ले लिया? एक्सेस में, बहुत ज़्यादा डाल दिया। उससे हुआ क्या, जो Ki था, ये जो एनालाइट था, ये क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। इसके साथ Ki रिएक्ट करता है और I, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, वेट। ठीक है, हम लोग जो यहां पर Ki एक्सेस में डाल दे रहे हैं, तो ये क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। जो Ki है वो ब्रेक कर गया K प्लस और I माइनस में। अच्छा, हमने इतना डाला कि वो एनालाइट से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा क्यों बताया है? जिससे कि मान लो एनालाइट के मेरे पास यहां पर 1000 मोल है। ठीक है, तो कम से कम यहां पर Ki के मॉलिक्यूल इतने होंगे 1000 से ज्यादा हो, इसलिए कहा गया एक्सेस। अब होता क्या है, ये जो I माइनस है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और ये मेरा आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है और ये खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो अब खुद सोच के देखो कितने I माइनस रिड्यूस हुए होंगे यहां पर, कितने I2 के मॉलिक्यूल बने होंगे, अपने 1000 बने होंगे। तो अगर मेरे को यह पता चल जाए कि यहां पे आयोडीन कितनी बनी, तो मेरे को यह पता चल जाएगा कि ये एजेंट यानी कि एनालाइट कितना था। अगेन ये इनडायरेक्ट है थोड़ा सा। मैं यहां पर आयोडीन कितनी बनी है, निकली है, उसको पता लगा लेता हूं, क्योंकि आयोडीन बनाने के पीछे किसका हाथ है, इस एनालाइट का हाथ है, जो कि खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, वहां से मेरे को इसकी अमाउंट का अंदाजा लगता है। यही है हमारे पास आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। चलते हैं आगे।
तो क्या बोल रहा है, इट इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम यहां पर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, उसका हमें कंसंट्रेशन पता करना है, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा होना चाहिए जो लिबरेट कर सके आयोडीन को फ्रॉम आयोडाइड आयन। ठीक है, इस I- आयंस आयोडाइड आयन से आयोडीन को बना सके। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस आयोडाइड आयन यानी कि Ki डालेंगे एक्सेस में, जहां से हमें आयोडाइड आयन मिल जाएंगे, वो हम ऐड करते हैं एनालाइट के अंदर, जो कि खुद एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट टू लिबरेट फ्री आयोडीन, ये इसके साथ रिएक्ट करता है, फ्री आयोडीन निकालता है। दिस रिलीज्ड आयोडीन इज देन टाइट्रेटेड डायरेक्टली अगेंस्ट द स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो आयोडीन यहां मौजूद है उसको हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, टाइट्रेट कर लेते हैं। इस आयोडीन जो यहां पर क्या बन गया, हमारे पास ढेर सारी आयोडीन बन के रेडी हो गई है, इसको हम लोग डायरेक्ट टाइट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। दिस रिलीज आयोडीन इज देन टाइट्रेटेड डायरेक्टली अगेंस्ट द स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट, टिपिकली सोडियम थायोसल्फेट। हम जो टाइट्रेंट यहाँ पे यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट होता है। खत्म। ये डेफिनेशन अगर ऐसे ही बताई जाए तो समझने में बड़ी दिक्कत आती है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर, तो डेफिनेशन दिमाग में सेट हो जाएगी। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल का क्या है, पहला स्टेप क्या होगा, लिबरेशन ऑफ आयोडीन। पहले स्टेप में क्या हो गया, हमारे पास आयोडीन निकल के सामने आई, हमने देखा था जो द एनालाइट जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजेस एडेड पोटेशियम आयोडाइड। जो पोटेशियम आयोडाइड हमने ऐड किया है जो कि एक्सेस में है, उसमें से I- को क्या कर देता है, उससे I2 बनाता है। ठीक है, द इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 लिबरेटेड। साफ साफ कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना ही होगा जितना I2 बनेगा। सेकंड स्टेप में हम लोग टाइट्रेशन कर लेते हैं, यानी कि इस स्टेप में हम वापस से जो टाइट्रेंट आता है ऊपर से, इस आयोडीन को वापस से क्या कर देता है, I- में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, द लिबरेटेड आयोडीन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। द थायोसल्फेट रिड्यूसेस द आयोडीन बैक टू आयोडाइड आयन। ये जो थायोसल्फेट है ये वापस से I2 को क्या कर देता है, I- में तोड़ देगा, और यही से हमारा इंडिकेटर भी काम करता है, जो कि हम स्टार्च का इस्तेमाल करेंगे। अभी देखेंगे किस तरीके से क्या कर रहा है, उसको समझते हैं पहले। ठीक है, तो वापस ये टूटेगा तो कलर में चेंज आता है, हमारा जो स्टार्च इंडिकेटर के साथ ब्लू ब्लैक कलर बनाता है वो खत्म हो जाता है। समझते हैं इंडिकेटर की बात को बाद में। खैर, तो ये जो हमारा टाइट्रेंट था उसको वापस से आयोडाइड आयन में ब्रेक कर देगा। अब हुआ क्या प्रोसेस, अब समझते हैं। हमने सैंपल तैयार किया, सैंपल में हमको क्या मिल गया, I2 मिल गया। ठीक है, एनालाइट सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके हम कॉपर 2, क्लोरीन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड कुछ भी हो सकता है, उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिला देते हैं और वो आयोडीन बहुत सारी बाहर निकाल देता है। अब हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ क्या कर रहे हैं, टाइट्रेट कर रहे हैं। द आयोडीन इन द सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। सिंपल कहानी है। ठीक है, थायोसल्फेट क्या करेगा, आयोडीन को रिड्यूस कर देगा आयोडाइड के अंदर वापस से, एंड द ब्लू ब्लैक कलर ऑफ द स्टार्च आयोडीन complex become lighter and disappear completely indicating the all iodine has been reduced to iodide। हम लोगों ने यहाँ पे इंडिकेटर क्या लिया था, हम सबको पता है, बचपन में हम लोगों ने आलू के ऊपर स्टार्च, उसके अंदर स्टार्च होता है। ठीक है, और जो आयोडीन होता है, आयोडीन को हम लोग डालते हैं स्टार्च के ऊपर, ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। तो यहां पर भी हम लोग क्या है, आयोडीन होता है, स्टार्च को डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। किसके साथ, इस वाले आयोडीन के साथ। अब जो मेरे पास टाइट्रेंट है, कौन, सोडियम थायोसल्फेट, ये क्या कर रहा है, इस I2 को कन्वर्ट कर दे रहा है I- में, यानी कि ये जो मेरे पास ब्लू ब्लैक कलर है ये मेरा यहाँ पे कलरलेस हो जाएगा, और जैसे ही ये धीरे धीरे पूरा कलरलेस हो जाएगा एंड पॉइंट आ जाता है। सिंपल कहानी। ठीक है, एंड पॉइंट समझो। यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। फ्री आयोडीन डिजॉल्व इन अ पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन क्रिएट्स ट्राई आयोडाइड आयन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर क्या हुआ स्टार्टिंग में कि हम लोगों ने क्या कर रखा था, हमको यहाँ पर शुरुआत की बात बता रहा हूं मैं, यहाँ पर क्या क्या मौजूद है, एनालाइट भी है और पोटेशियम आयोडाइड भी है, और ये हमारे पास क्या है, एक्सेस में है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये जो एनालाइट है इस पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके, यानी कि I- के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया है, I2 बना दिया है। लेकिन एक समस्या है यहाँ पर,
ये जो आयोडीन है ना के आई एक्सेस में है, यानी कि हमारे पास आई माइनस एक्सेस में हो सकते हैं। तो ये आई माइनस जो एक्सेस वाले होते हैं वो इस आयोडीन के साथ रिएक्ट करके, इस वाले के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, I3 माइनस बना लेते हैं। इससे फर्क क्या पड़ा मैं बताता हूं। फर्क वैसे कुछ पड़ेगा नहीं, केवल क्या हुआ, ये जो कॉम्प्लेक्स है I3 माइनस हैज एन इंटेंस डार्क रेडिश ब्राउन और डीप येलो कलर। इसका कलर जो होता है या तो डीप येलो हो जाएगा या रेडिश ब्राउन होता है। इसकी वजह से होता क्या है, हम टाइट्रेशन जैसे स्टार्ट करते हैं, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट को डालना स्टार्ट करते हैं, वो इस I3 को ब्रेक कर देता है और यहां से आयोडीन निकालना, I माइनस को निकालना स्टार्ट कर देता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये I3 जो होता है ये कम होने लगता है, बहुत थोड़ा बचता है, ठीक है। तो उससे होता क्या है, जैसे थोड़ा बचता है तो इसका एक खास तरह का कलर आता है। A starch solution is added near the end point when the color fades to pale yellow। मैंने क्या कहा, यहाँ पे डीप येलो कलर होता है जब वो हल्का सा पीला पीला सा रह जाता है, ठीक है, फेड हो जाता है बहुत ज्यादा, तो वो इंडिकेट करता है कि ऑलमोस्ट जो I2 है वो I माइनस में रिड्यूस हो चुके हैं, बहुत थोड़े से बचे हैं। हम तब जाकर के स्टार्च को ऐड करते हैं। इससे क्या होता है, बहुत थोड़े से I2 होते हैं, उनके साथ ही स्टार्च हमारा क्या करता है, बंद करके ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो सवाल ये आता है कि हमने शुरुआत में ही क्यों नहीं डाल दिया। शुरुआत में इसलिए नहीं डाल दिया क्योंकि स्टार्च का इस आयोडीन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहां पर जो कब डाल रहे हैं, इंडिकेटर को शुरुआत में ना डाल करके लास्ट में डालते हैं, जब हमको दिख रहा है कि एंड पॉइंट आने वाला है। एंड पॉइंट द टाइट्रेशन कंटिन्यूज ड्रॉप बाय ड्रॉप अंटिल द डार्क ब्लू कलर कंप्लीटली डिसअपियर्स। फिर जो डार्क ब्लू कलर आता है वो जब तक पूरा चला नहीं जाता है तब तक हम उसको टाइट्रेशन करते रहते हैं। तो यहां पर बस ये है कि हम एंड पॉइंट जब आता है उसके पास में जाकर के स्टार्च को ऐड करते हैं। क्लियर, ये कहानी थी यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, जो अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन थी। आयोडीन कितनी थी वो पता चल जाएगी, उसी आयोडीन से हम लोग अपना एनालाइट का पता कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा जस्ट लाइक कह सकते हो जैसे हमने बैक टाइट्रेशन पढ़ा था, ठीक है, तो वैसे ही ये एक उसी टाइप के टाइट्रेशन में आ जाता है। ओके, अब इंडिकेटर की बात करते हैं। स्टार्च इज यूज्ड एज इंडिकेटर, इट फॉर्म्स अ ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन व्हिच डिसअपीयर एट द एंड पॉइंट व्हेन आयोडीन हैज बीन कंप्लीटली रिड्यूस्ड टू आयोडाइड। ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये पॉइंट देखो मैंने यहाँ पे क्यों लिखे हुए हैं कि जब अगर आप एग्जाम के हिसाब से पॉइंट देखो, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो 5 नंबर के हिसाब से पढ़ो। आप आयोडोमेट्री 5 नंबर क्या क्या पॉइंट बनेंगे, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, इंडिकेटर। तो आपको पॉइंट याद रखना कि मेरे को ये पॉइंट देने हैं। अब ये पॉइंट नो डाउट आपको याद हो चुका है, ठीक है। तो पॉइंट के हिसाब से आपको चीजें समझनी है। ये अपना आयोडोमेट्री है, ये डायरेक्ट हो जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आयोडोमेट्री इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन वेयर आयोडीन इज यूज्ड डायरेक्टली एज अ टाइट्रेंट। यहाँ पर हम आयोडीन को डायरेक्ट एज अ टाइट्रेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। बस यहाँ पे इतना ही है, बाकी चीजें सेम है इसके अंदर, मतलब नॉर्मल टाइट्रेंट की तरह है, ये टाइट्रेशन की तरह, सॉरी। ओके, किससे रिएक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ एक्ट कर रहा है। तो हम देख सकते हैं जो आयोडीन है वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ एक्ट कर रहा है और I माइनस में बदल जा रहा है, ठीक है। तो आयोडीन किस में बदल जा रहा है, I माइनस के अंदर। तो प्रिंसिपल क्या होगा, इन आयोडोमेट्री रिड्यूसिंग एजेंट इन द सैंपल रिएक्ट विद आयोडीन रिड्यूसिंग इट टू आयोडाइड आयन, वो उसको आयोडाइड आयन में कन्वर्ट कर दे रहा है, व्हाइल द रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, और वो खुद क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर एंड पॉइंट की बात करें, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, स्टार्च ले रहे हैं। अ स्टार्च सॉल्यूशन इज एडेड टू द एनालाइट फ्लास्क राइट एट द बिगिनिंग। हम यहाँ पर इस बार शुरुआत में ही क्या डाल दे रहे हैं, दिस स्टार्च सॉल्यूशन डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, हमको पता है ऊपर से क्या डाल रहे हैं हम लोग, ऊपर से क्या आ रहा है, आयोडीन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर स्टार्च डालेंगे तो शुरुआत में क्या होगा, ये वाला I2 हमारा एनालाइट के साथ रिएक्ट करके किसमें बदल जा रहा है, I माइनस में। तो ये I माइनस स्टार्च के साथ तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो कलर नहीं आएगा। जैसे ही मेरा सारा एनालाइट खत्म हो जाएगा और एक बूंद एक्स्ट्रा गिरेगी आयोडीन की, वो स्टार के साथ जुड़ेगा और ब्लू ब्लैक कलर दे देगा। एंड पॉइंट पता चल गया, क्लियर। तो बस वही है यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस बार स्टार्च को शुरुआत में ही डाल देते हैं। द इनिशियल सोल्यूशन इज कलरलेस बिकॉज नो फ्री आयोडीन इज प्रेजेंट। शुरुआत में कलरलेस होता है, कोई भी फ्री आयोडीन मौजूद नहीं है।
एज यू ड्रॉप आयोडीन, जैसे ही आप आयोडीन को गिराते हैं फ्रॉम द ब्यूरेट, इट इंस्टेंटली तुरंत ही रिएक्ट करती है और बदल जाती है कलरलेस आयोडाइड में। इस आयोडाइड में बदल गई है। द मोमेंट द रिड्यूसिंग एजेंट इज फुल्ली कंज्यूम्ड, जैसे ही जो एनालाइट जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट ड्रॉप होगी वो एक्सेस आयोडीन की होगी, वो बंधेगी स्टार्च के साथ और सॉल्यूशन को परमानेंट डार्क ब्लू कर देगी। हमारा एंड पॉइंट हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके एप्लीकेशन विटामिन सी की एस्टिमेशन में है, सल्फाइड, आर्सेनाइड, थायोसल्फाइड, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट ठीक है। तो एप्लीकेशन लिख सकते हो यहाँ पर। तो ये थे हमारे पास रिडॉक्स टाइट्रेशन के 3 टाइप, ठीक है, जो कि जिसमें आपको पोटेशियम परमैंगनेट वाला अच्छे से रेडी करना है, ठीक है। इसको करो, पढ़ो। मिलते हैं कल जो लेक्चर रहेगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा और ये चैप्टर हमारा फिर फिनिश हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट।